तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्टूडेंट, आज से हम शुरू करने वाले हैं इंडियन जियोग्राफी। और आज हम इंडियन जियोग्राफी में देखेंगे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का सामान्य परिचय देखेंगे। छोटी सी वीडियो रहेगी। देन फिर आने वाली क्लासेस में हम सारी चीजें जितनी जल्दी हो सके कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम देखेंगे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय। तो जो भारत देश है, हमारा प्यारा देश भारत, तो इसको हम क्या कहते हैं, विश्व के हिसाब से या फिर महाद्वीप के हिसाब से दो प्रकार से देखेंगे कि जो हमारी भारत है, जो हमारा प्यारा देश भारत है, इसकी जो है विश्व में या फिर ग्लोब पे जो है एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है। तो सबसे पहले हम भारत की स्थिति देखेंगे। भारत की स्थिति एवं विस्तार। ठीक है। तो जो भारत की स्थिति और विस्तार है, इसको हम दो प्रकार से देखेंगे, यानी कि एक विश्व की परिप्रेक्ष्य से और या फिर और जो दूसरा रहेगा हमारा महाद्वीप के परिप्रेक्ष्य से। ठीक है। विश्व यानी कि एक हिसाब से ग्लोब में हम इसको क्या कहते हैं, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन देखेंगे। और एक देखेंगे हम महाद्वीप के हिसाब से, यानी कि कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट। तो जो भारत की स्थिति है विश्व में, अगर हम विश्व में अगर भारत की स्थिति देखें, तो इसमें भी हम दो प्रकार से देखेंगे। एक अक्षांशीय विस्तार के हिसाब से, अक्षांशीय, और एक देखेंगे देशांतरीय, देशांतरीय विस्तार। ठीक है। तो जो भारत है, हमारा प्यारा देश भारत, इसको हम ग्लोब पे भी स्टडी करने वाले हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के हिसाब से भी। ठीक है। तो अगर हम महाद्वीप के हिसाब से बात करें तो क्या कहते हैं, विश्व में टोटल 7 महाद्वीप है, जिसमें से एक महाद्वीप पड़ता है हमारा एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के है जो कि विश्व का सबसे बड़ा यानी कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। और इसी में जो है स्थित हमारा प्यारा देश भारत। ठीक है। एशिया महाद्वीप के भी कहाँ पे स्थित है, दक्षिणी एशिया में स्थित है। ठीक है। तो ये चीजें हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्लोब बनाएंगे एक छोटा सा। ठीक है। ये क्या है, एक प्रकार का ग्लोब। ठीक है। इसी को ही क्या कहते हैं, पृथ्वी का प्रतिरूप, या फिर क्या कहते हैं, एक मान के चलो पृथ्वी का एक प्रकार के क्या है, मॉडल है। ठीक है। इसी के बेस पे हमने क्या करना है, जियोग्राफी स्टडी करनी है। हमने क्या सबने इसी के बेस पे की है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके बीचों बीच एक लाइन खींचेंगे। ठीक है। जो बीचों बीच लाइन है, जो इस लाइन को कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश, यानी कि भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। ये क्या है आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसी को ही कहते हैं भूमध्य रेखा, इसी को ही कहते हैं विषुवत रेखा। ठीक है। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसी को ही कहते हैं इक्वेटर लाइन। तो जो भूमध्य रेखा है यानी कि विषुवत रेखा है, ये क्या करता है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने का कार्य करता है, जिसमें से हो जाएगा आपका एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसी को ये कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इसी को ही कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। तो जो विषुवत रेखा है क्या करता है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने का कार्य करता है, जिसमें से हो जाएगा आपका उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। तो ये था आपका क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। ठीक है। भूमध्य रेखा के ठीक उत्तर में एक रेखा और लाइन और गुजरती है, इसको कहते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा। कर्क रेखा यह आपकी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसी को ही कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है। तो इसके उत्तर में गुजरती है एक लाइन, इसको कहते हैं हम कर्क रेखा। ठीक है। जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। भूमध्य रेखा के दक्षिण में एक रेखा और गुजरती है, उसको कहते हैं हम मकर रेखा। मकर रेखा
इसी को कहते हैं हम क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये भी क्या रहेगा आपका 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, तो जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के जो अक्षांशीय रेखा है, ये क्या है, एक प्रकार के काल्पनिक रेखाएं जो क्या है, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई क्या है, एक काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की ओर क्या करते हैं, कोणात्मक दूरी प्रदर्शित करने का कार्य करती है। ठीक है, तो इसके समांतर खींची गई जो समांतर रेखाएं यानी कि काल्पनिक रेखाएं हो जाएंगी, यानी कि इमेजिनरी लाइन कहलाएंगी हमारी अक्षांशीय रेखा। ठीक है, और इसी के बीचों बीच एक रेखा और गुजरती है, इसी के बीचों बीच एक रेखा और गुजरती है, इसको कहते हैं हम 0 डिग्री देशांतर, या फिर इसी को कहते हैं ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा या फिर जीएमटी लाइन, इसी को कहते हैं जीएमटी लाइन। जो जीएमटी लाइन है ये भी क्या करता है, पृथ्वी को जो है दो देशांतर रेखा है, ये क्या करता है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में काटते हैं, यानी कि जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा क्या करता है, पृथ्वी को क्या करता है, दो बराबर भागों में बांटने का कार्य करता है। ठीक है, और जो देशांतर रेखा है, ठीक है, 0 डिग्री देशांतरीय रेखा है, ये क्या करता है, पृथ्वी को ये भी दो बराबर भागों में बांटने का कार्य करता है, जिसमें से हो जाएगा आपका पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। कौन से हो जाएंगे, पूर्वी गोलार्ध व पश्चिमी गोलार्ध, यानी कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये क्या करता है आपका जो देशांतर रेखा है, क्या करते हैं, ये भी जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है क्या करते हैं, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने का कार्य ये भी करता है। ठीक है, तो जो देशांतर रेखाएं होती है, होती क्या है कि क्या कहते हैं, जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा की लंबवत खींची गई काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी लाइन क्या कहलाएगी, आपकी देशांतर रेखा कहलाएगी। वो जो क्या करती है, पूर्व से पश्चिम की क्या करती है, कोणात्मक दूरी प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा देशांतर रेखा। ठीक है, यानी कि 0 डिग्री देशांतर यानी कि ग्रीनविच रेखा, इसी को क्या कहते हैं, जीएमटी लाइन। ठीक है, और इसी 0 डिग्री देशांतर यानी कि जीएमटी लाइन से क्या करती है, विश्व के समय की गणना की जाती है। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा से विश्व के समय की गणना की जाती है, विश्व के समय की गणना की जाती है, गणना की जाती है। ठीक है, बाकी जो अक्षांश और देशांतर यानी कि लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को जो हम अच्छे से जब वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ेंगे उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, कि ये होती क्या है, ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी होती है, और टोटल कितने अक्षांश है, कितने देशांतर रेखाएं, सारी चीजें हम उसमें कवर करेंगे। अभी हम खाला जो है एक जो इंडिया है इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है उसका ओवरव्यू देख रहे हैं। ठीक है, तो जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा क्या होती है, हमारे भारत के बीचों बीच यानी कि भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है, यानी कि भारत में टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, जो कर्क रेखा है वो क्या करती है, हमारे भारत के बीचों बीच होते हुए गुजरती है। ठीक है, तो जो कर्क रेखा है भारत के बीचों बीच होते हुए गुजरती है। ठीक है, तो जो भारत की एग्जैक्ट लोकेशन हो जाएगी, अगर हम अक्षांश के हिसाब से देखें तो उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, अगर हम देशांतर के हिसाब से देखेंगे तो पूरी गोलार्ध। तो जो भारत की एग्जैक्ट लोकेशन हो जाएगी, भारत की स्थिति, भारत की स्थिति विश्व में, विश्व में या फिर ग्लोब पर। ठीक है, विश्व में या फिर ग्लोब पर, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर पूरी गोलार्ध, उत्तर पूरी गोलार्ध। ठीक है, उत्तर पूरी गोलार्ध क्या हो जाएगा, भारत की स्थिति। ठीक है, क्योंकि अगर हम जो ये बीच वाली लाइन है ये होगी आपकी विषुवत रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा क्या करता है, विषुवत रेखा के उत्तर वाले क्षेत्र को क्या, उत्तर वाले भाग को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण वाले भाग को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्योंकि जो बीचों बीच ये लाइन खींची गई है भूमध्य रेखा, ये क्या करता है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने का कार्य करता है। तो उस हिसाब से देखें तो पृथ्वी भूमध्य रेखा से क्या है, उत्तर में स्थित है। ठीक है, और जो देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा भी क्या करता है, जो सॉरी देशांतर रेखा क्या करता है, ये भी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने का कार्य करता है, यानी कि जो पूर्वी वाला क्षेत्र हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध, और पश्चिमी वाला क्षेत्र हो जाएगा आपका पश्चिमी गोलार्ध। तो इस हिसाब से देखें तो अगर हम देशांतर के हिसाब से देखें तो पूरी गोलार्ध हो जाएगा, अगर हम अक्षांश के हिसाब से देखें तो उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, लेकिन जो भारत की एग्जैक्ट लोकेशन हो जाएगी वो उत्तर पूरी गोलार्ध। ठीक है, तो ये चीजें सारी चीजें समझ में आगे होगी। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे।
अब हम देखेंगे महाद्वीप के हिसाब से। महाद्वीप, तो जो विश्व में टोटल महाद्वीप है हमारे पास, वो है आपके 7 महाद्वीप। कुल महाद्वीप कितने हो जाएंगे? 7 कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो जिसमें से सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा हमारा एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा, सबसे बड़ा महाद्वीप ये हो जाएगा आपका एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप, ठीक है। अभी हम सिर्फ एशिया महाद्वीप की बात करें, बाकी जब हम वर्ल्ड जियोग्राफी स्टडी करेंगे उसमें सारे जितने भी कॉन्टिनेंट है यानी कि महाद्वीप है उनको अच्छे से डीप स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जो एशिया महाद्वीप है ये क्या है आपका विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। 7 महाद्वीप में से एक महाद्वीप है और इसी एशिया महाद्वीप में स्थित हमारा प्यारा देश भारत। ठीक है, इसी में स्थित हमारा प्यारा देश भारत, इसी एशिया महाद्वीप में स्थित हमारा प्यारा देश भारत। ठीक है, एशिया महाद्वीप में भी कहाँ पर स्थित है ये एग्जैक्ट लोकेशन पूछेगा तो दक्षिणी एशिया में, दक्षिणी एशिया में स्थित है। ठीक है, जो भारत देश हमारा। ठीक है, और जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी कि भारतीय उप महाद्वीप है, भारतीय उप महाद्वीप में से एक है आपका भारत भी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम भारतीय उप महाद्वीप की बात करें, भारतीय उप महाद्वीप यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, इसमें कौन कौन से देश आ जाएंगे? सबसे पहले आ जाएगा आपका इंडिया, फिर आ जाएगा आपका पाकिस्तान, फिर आ जाएगा आपका नेपाल, फिर आ जाएगा आपका भूटान, फिर आ जाएगा आपका बांग्लादेश, देन फिर छठा आ जाएगा आपका श्रीलंका, और सातवां आ जाएगा आपका इंडोनेशिया। ठीक है, तो ये टोटल क्या हो गया आपके सब कॉन्टिनेंट की भारतीय उप महाद्वीप, जिसमें से एक हो जाएगा आपका भारत भी जो है उप महाद्वीप का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, तो ये था कुछ क्या कहते हैं महाद्वीप के हिसाब से भारत की स्थिति। अब हम देखेंगे एरिया वाइज यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की स्थिति विश्व में क्या है। क्षेत्रफल के अनुसार तो जो भारत का क्षेत्रफल रहेगा हमारा, भारत का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल, जो भारत का कुल क्षेत्रफल रहेगा वो रहेगा हमारा 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो जो भारत का क्षेत्रफल रहेगा 32,87,263 किलोमीटर, या फिर मिलियन में पूछेगा तो फिर 3.2 मिलियन। ठीक है, और कभी एग्जाम में ऐसे ऑप्शन भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, 32.8 लाख किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, एग्जाम में कभी ऑप्शन ये भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि एसएससी के एग्जाम में बहुत बार इस टाइप के जो है ऑप्शन देखने को मिले। अगर मिलियन में पूछेगा तो 3.2 मिलियन, और लाख में पूछेगा तो 32.28 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो जो भारत का क्षेत्रफल हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो भारत की जो है विश्व में 7वीं रैंक है। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार भारत विश्व का 7वां देश। ठीक है, भारत क्या है विश्व का 7वां देश। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कौन कौन से देश हैं जो भारत से जो है यानी कि 5वें 6ठे या कि पहले दूसरे तीसरे चौथे 5वें नंबर पर आते हैं। तो हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम जो सबसे पहले हमारा क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा देश पहले नंबर पे है, तो सबसे पहले हो जाएगा आपका रूस। रूस क्या है पहले नंबर पे। सेकंड पे हो जाएगा आपका कनाडा। ठीक है, थर्ड नंबर पे हो जाएगा आपका अमेरिका। ठीक है, चौथे नंबर पे हो जाएगा आपका चीन। लेकिन बहुत सारी बुक्स में जो है चीन को जो है ऊपर दिखाया गया है और अमेरिका को जो है नीचे दिखाया गया है चौथे नंबर पे, लेकिन हम जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जा रहे हैं। एनसीईआरटी में जो है के अकॉर्डिंग जाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन किया है कि तीसरे नंबर पे जो है अमेरिका है, क्योंकि चीन क्या है एक प्रकार का जो है साम्राज्य विस्तारवादी नीति इसकी, और हमेशा क्या करता है अपने पड़ोसी देशों के जो है क्षेत्र पे जो है अपना जो है अधिकार जमाते रहता है। तो उस हिसाब से हम ये नहीं कह सकते। ठीक है, तो जो चीन है, चीन की पोजीशन आएगी चौथे नंबर पे, और 5वें नंबर पर रहेगा आपका ब्राजील। ब्राजील, और छठे नंबर पर रहेगा आपका ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया। 7वें नंबर पर रहेगा हमारा प्यारा देश भारत। और अगर हम 8वें देश की बात करेंगे तो 8वां देश होगा हमारा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, ठीक है। और जो रूस की कैपिटल रहेगी हमारी, रूस की कैपिटल रहेगी हमारी मॉस्को। मॉस्को। और कनाडा की रहेगी आपकी ओटावा। और अमेरिका की रहेगी आपकी वॉशिंगटन डीसी। और चीन की रहेगी आपकी बीजिंग। चीन की राजधानी रहेगी आपकी बीजिंग, ठीक है। और जो ब्राजील की राजधानी रहेगी इसकी रहेगी ब्राजीलिया, ठीक है। और जो ऑस्ट्रेलिया की रहेगी वो रहेगी कैनबरा। भारत की रहेगी आपकी नई दिल्ली। और जो अर्जेंटीना की है इसकी है ब्यूनस आयरिस। ब्यूनस आयरिस, ठीक है। ये आपकी क्या कहते हैं अर्जेंटीना की कैपिटल, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में जो है भारत की स्थिति है, जिसमें भारत की रैंक हो जाएगी आपकी 7th रैंक, ठीक है। 7th रैंक, ठीक है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो भारत की स्थिति रहेगी हमारी 7वीं रैंक। अब हम देखेंगे जनसंख्या के अनुसार। जनसंख्या के अनुसार, ठीक है। तो जो जनसंख्या है, यानी कि अगर हम इफ यू टॉक अबाउट 2011 सेंसस, तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की रैंक है यानी कि जनसंख्या के अनुसार वो है आपकी दूसरी रैंक, यानी कि पहले रैंक पे हो जाएगा आपका चीन, ठीक है। तो जनसंख्या के अनुसार भारत क्या है आपका दूसरा सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश, ठीक है। पहले नंबर पे हो जाएगा आपका चाइना, यानी कि चीन, चीन, ठीक है। और 2011 के सेंसस के हिसाब से कहें, 2011 सेंसस के अनुसार जो भारत की जनसंख्या थी वो थी आपकी 121 करोड़, 121 करोड़, ठीक है। लेकिन जो यूएनओ की एक क्या कहते हैं संस्था है, ठीक है। यूएनओ की एक संस्था है, 2023 में उनकी रिपोर्ट आई थी, यानी कि जो यूएनओ की एक संस्था है, ठीक है। यूएनओ की एक संस्था है, ठीक। एक क्या है संस्था है, ठीक है, पॉपुलेशन डैशबोर्ड करके, डैशबोर्ड, ठीक है। तो इनने जब सर्वे किया था तो इसके अनुसार जो भारत की जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या जो है 140 करोड़ लगभग माने गए हैं, जिसके हिसाब से जो है भारत की रैंक क्या हो जाएगी पहली हो जाएगी, ठीक है। इसके अनुसार भारत की जो पॉपुलेशन रहेगी, यानी कि जो भारत की जनसंख्या बताइए इसके अनुसार 140 करोड़ के आसपास, ठीक है। तो जिस हिसाब से इनकी जो सर्वे हुई थी उस हिसाब से जो है भारत की रैंक क्या हो जाएगी पहले हो जाएगी। लेकिन ये क्या है अमान्य है, क्योंकि जो हमारा रियल डेटा रहेगा वो सेंसस के हिसाब से रहेगा। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो ये 2011 वाला जो है राइट हो जाएगा। अगर कभी पूछेगा कि यूएनए की एक संस्था है पॉपुलेशन डैशबोर्ड करके, तो उसके अनुसार जो है भारत का जो है की जनसंख्या जनसंख्या के हिसाब से भारत के जो है सॉरी जनसंख्या के अनुसार भारत जो है कौन से रैंक पर है, ठीक है। तो उस हिसाब से तो भारत जो है पहले रैंक पर आ चुका है पॉपुलेशन डैशबोर्ड के अनुसार, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा जनसंख्या के अनुसार। लेकिन जो भारत की जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या का जो है सॉरी विश्व की जनसंख्या की कितनी जनसंख्या भारत में निवास करती है, तो रहेगा आपका विश्व की जनसंख्या का, तो भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5%, 17.5% पॉपुलेशन क्या करती है भारत में निवास करती है, ठीक है। वही हम क्षेत्रफल के हिसाब से हमने देखा नहीं था, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का जो है 2.43% जो है क्षेत्रफल भारत में, ठीक है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% क्षेत्रफल कहाँ है भारत में, ठीक है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का, ठीक है, 2.43% क्या है क्षेत्रफल भारत में है, ठीक है। उस हिसाब से देखें तो जनसंख्या ज्यादा है, क्योंकि जनसंख्या एक गंभीर जो है कारण है अभी तक, क्योंकि जिससे कि जनसंख्या के ज्यादा होने के कारण भारत में जो है बेरोजगारी देखने को मिलती है, विकास हो नहीं पाता है, ठीक है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी जनसंख्या के अनुसार यानी कि पॉपुलेशन के अनुसार जो है भारत की स्थिति। अब हम देखेंगे भारत की जो है अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। अब हम देखेंगे भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, ठीक है।
तो जो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है उसके हिसाब से भी देखेंगे हम, ठीक है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। तो सबसे पहले हम छोटा सा एक मैप बनाएंगे भारत का। तो ये क्या रहेगा, एक प्रकार का यानी कि छोटा सा मैप रहेगा भारत का, ठीक है, एक प्रकार का क्या रहेगा, एक मैप रहेगा, ठीक है। तो ये था आपका भारत का मैप, ठीक है। तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखने से पहले सबसे पहले हम भारत की उत्तरतम, दक्षिणतम और पूर्वी और पश्चिमी बिंदु देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्तरी बिंदु, ठीक है, उत्तरतम बिंदु। तो जो भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु रहेगा, यानी कि जो हमारा सबसे उत्तरी बिंदु रहेगा भारत का, वो रहेगा हमारा इंदिरा कोल, इंदिरा कोल, ठीक है। ये पड़ता आपका कहाँ, लद्दाख में, ठीक है, उत्तरतम बिंदु, ठीक है। और जो हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु रहेगा, ठीक है, मुख्य भूमि का, वो रहेगा हमारा कौन सा, कन्याकुमारी। ये रहेगा हमारा दक्षिणी बिंदु, ठीक है, किसका, मुख्य भूमि का, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु रहेगा हमारा कन्याकुमारी, ठीक है। और जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई रहेगी, यानी कि इंदिरा कोल से कन्याकुमारी तक की लंबाई रहेगी, वो रहेगी आपकी टोटल 3214 किलोमीटर, ठीक है, यानी कि 3214 किलोमीटर, ठीक है। ये तो ये रहेगा हमारा उत्तरतम बिंदु, उत्तरी और दक्षिणी बिंदु। अब हम देखेंगे भारत की पूर्वी और पश्चिमी बिंदु। तो यहाँ पर रहेगा हमारा एक बिंदु, इसको कहते हैं बलांगू किबिथु, किबिथु, ठीक है। ये रहेगा हमारा कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और ये क्या रहेगा हमारा, पूर्वी बिंदु, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश यानी कि बलांगू किबिथु, ये रहेगा हमारा पूर्वी बिंदु। अब हम पश्चिमी बिंदु देखेंगे, ठीक है, पश्चिमी बिंदु ये रहेगा हमारा गुहार माता, ठीक है, या फिर इसी को ही क्या कहते हैं, सर क्रीक, सर क्रीक, ये पड़ता आपका कहाँ, गुजरात में। और ये क्या रहेगी हमारी पश्चिमी बिंदु, भारत की क्या रहेगी, पश्चिमी बिंदु रहेगी, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा उत्तर, दक्षिण और पूर्वी और पश्चिमी बिंदु। अब हम देखेंगे उत्तर पूर्व से पश्चिम की दूरी, ठीक है। जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई रहेगी वो रहेगी हमारी 29-33 किलोमीटर, ठीक है, 29-33 किलोमीटर। तो हम कंपेयर करें उत्तर दक्षिण बिंदु से, तो उत्तर यानी कि उत्तरी और दक्षिणी बिंदु की लंबाई ज्यादा है एज कम्पेयर टू पूर्व से पश्चिम, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा उत्तर यानी कि उत्तर पश्चिमी बिंदु, ठीक है। और जो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी को एक और नाम से जाना जाता है, इसी को कहते हैं हम केप केमोरिन, केप केमोरिन, ठीक है। और ये कहाँ पड़ता है आपका, तमिलनाडु, तमिलनाडु, ये पड़ता कहाँ, तमिलनाडु, ठीक है। अगर हम बात करें भारत का जो है सबसे दूरस्थ पॉइंट यानी कि दक्षिणतम बिंदु, वो रहेगा हमारा कौन सा, इंदिरा पॉइंट, यहाँ पे पड़ेगा हमारा इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। इसी को क्या कहते हैं, पिग्मेलियन, पिग्मेलियन या फिर पार्सन पॉइंट, पार्सन, पिग्मेलियन या फिर पार्सन पॉइंट किसको कहते हैं, इंदिरा पॉइंट को। ये क्या है, सबसे दूरस्थ बिंदु का जो है दक्षिणतम पॉइंट है, ठीक है। और ये कहाँ पड़ता है आपका, अंडमान, यानी कि जो अंडमान निकोबार यानी कि दक्षिणी अंडमान में एक द्वीप है, यानी कि इसको कहते हैं ग्रेट निकोबार द्वीप, ग्रेट निकोबार द्वीप। ये कहाँ पड़ता है आपका, दक्षिणी अंडमान में, ठीक है, क्या, ठीक है, ये जो अंडमान निकोबार का एक पार्ट है, यानी कि दक्षिणी अंडमान में पड़ता है, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा इंदिरा पॉइंट, ठीक है, यानी कि भारत का सबसे दूरस्थ बिंदु। अब हम करेंगे अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, ठीक है। सबसे पहले हम अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं। तो जो भारत का मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार रहेगा, वो रहेगा हमारा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो जो हमारा अक्षांशीय विस्तार रहेगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा अक्षांशीय विस्तार। अगर हम दूरस्थ बिंदु का देखेंगे तो ये रहेगा हमारा
6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर एग्जाम में कभी मुख्य भूमि का पूछेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट आएगा। अगर कभी दूरस्थ पॉइंट यानी कि दक्षिणतम बिंदु का पूछेगा तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अब हम देखेंगे देशांतरीय विस्तार। ठीक है, क्योंकि हमने अभी देखा था अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार, ये था हमारा अक्षांशीय विस्तार। अब हम देखेंगे देशांतरीय विस्तार। ठीक है, भारत का देशांतरीय विस्तार। ठीक है, तो जो हमारा देशांतरीय विस्तार रहेगा हमारा, वो रहेगा हमारा 68 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा देशांतरीय विस्तार। ठीक है, अगर हम भारत का उत्तरी अक्षांश यानी कि अक्षांशीय विस्तार देखें, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा, अगर हम मुख्य भूमि से देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, अगर हम देशांतरीय विस्तार देखें, देशांतरीय विस्तार देखें तो जो देशांतरीय विस्तार रहेगा हमारा 68 डिग्री 7 मिनट पूरी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूरी देशांतर। ठीक है, ठीक है, अगर मुख्य भूमि यानी कि दक्षिणतम बिंदु का पूछेगा तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो ये था भारत का टोटल अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार। ठीक है, कुछ और मेजर फैक्ट देख लेते हैं, फिर क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। तो जो पहले भारत में राज्यों की स्थिति और जो केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति थी उसको और वर्तमान की स्थिति भी देखेंगे। भारत में राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अगर हम इसमें हम पहले की स्थिति और वर्तमान की स्थिति दोनों देखेंगे। ठीक है, तो जो पहले की स्थिति, ठीक है, पहले कितने राज्य थे टोटल भारत में? 29 राज्य और 7 क्या थे आपके? केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, यानी कि 7 क्या थे आपके? यूटी थे। ठीक है, तो जो 29 राज्य थे, यानी कि जो हमारा लेटेस्ट राज्य था, हमारा जो 29वां राज्य बना था आपका, 29वां राज्य कौन बना था आपका? कौन सा बना था? ये बना था आपका तेलंगाना। ठीक है, इसका फॉर्मेशन हुआ था आपका 2 जून 2014 को। ठीक है, किससे अलग करके बनाया गया था इसको? आंध्र प्रदेश से अलग करके। और जो इसकी कैपिटल थी, जो इसकी कैपिटल बनाएगी हैदराबाद इसकी क्या बनेगी? राजधानी बनाएगी। ठीक है, तो क्या हुआ था, जो 29वां राज्य था इसका फॉर्मेशन 2 जून 2014 को हुआ था और ये आपका भारत का सबसे नवीनतम राज्य यानी कि लेटेस्ट राज्य है। ठीक है, जिसका फॉर्मेशन 2014 में हुआ था। आंध्र प्रदेश से जो है अलग करके इसको बनाया गया था। ठीक है, जिसकी कैपिटल क्या है आपकी? हैदराबाद। ठीक है, तो जो भारत में उस समय क्या था? 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि 31 अक्टूबर 2019 को जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आता है, जिसमें से जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई जाती है, जिसके बाद जो जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा हटाया यानी कि समाप्त करके उसको जो है यूटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम। ठीक है, यानी कि एक्ट। इसमें क्या होता है कि इसमें से जम्मू कश्मीर से 2 यूटी निकाली जाती है। ठीक है, एक हो गया आपका जम्मू एंड कश्मीर और एक हो गया आपका लद्दाख। ठीक है, तो 2 यूटी का जो है इसमें से फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आता है, जिसमें से इसको जो है
इसका राज्य का दर्जा समाप्त करके यूटी में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, जिसमें से 2 यूटी निकाली जाती है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। और इसी 31 अक्टूबर को क्या होता है आपका, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है जयंती मनाई जाती है, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, ठीक है। इसी के दिन क्या मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है 31 अक्टूबर को, ठीक है। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो हमारे 29 राज्य थे, अब कितने राज्य हो जाएंगे टोटल, 28 राज्य। और जो हमारे केंद्र सॉरी यूटी यूटी हो जाएंगे हमारे, टोटल केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे हमारे कितने, 9, ठीक है। क्योंकि पहले 7 थे, 2 यहाँ से आगे कितने हो गए, 9, ठीक है। ठीक है, तो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। लेकिन होता क्या है कि 26 जनवरी 2020 को जो दादरा नागर हवेली एंड दमन दीव यूटी थे, इसको जो है मर्ज करके एक यूटी बनाया जाता है, ठीक है। कब, 26 जनवरी 26 जनवरी 2020 को दादरा और नागर हवेली, दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीप को क्या कर दिया जाता है, मर्ज कर दिया जाता है, ठीक है, मर्ज कर दिया जाता है, ठीक है। इसको मर्ज करके क्या बनाया जाता है, एक यूटी बनाया जाता है। कब, 26 जनवरी 2020 को, ठीक है। तो ये कुछ क्या कहते हैं, ये ओवरव्यू था, ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। आने वाले क्लासेस में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे भारत के पड़ोसी देश और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है, और तटीय सीमा। तो हम नेक्स्ट वाली वीडियोस में देखेंगे। और जो भारत के जो 29 राज्य और यूटीस, ये सॉरी 28 राज्य और यूटीस हैं, इसको हम जो है अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आने वाली क्लासेस में, ठीक है। हर यूटीस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।